जय साथियों, आज है 20 फरवरी का दिन और आज की वीडियो में टोटल 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस पहले बता दूं, देखिए आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छे तरीके से मुझे मिल रहा है। अब तक लगभग 14 बच्चों ने जो है सहयोग किया है और टोटल अब जो है 7,000 की धनराशि जो है अब तक जो है आप लोगों ने डोनेट कर दिया है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर है और ये हमारा यूपीआई नंबर है, ठीक है। तो इस पे आप जो है मुझे पेमेंट करके जो भी हो आप सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सहयोग करने का एक तरीका और है, आप हमारा वार्षिकांक का पीडीएफ भी खरीद सकते हैं। तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और एक तरीके से आप डोनेट भी कर देंगे, ठीक है। तो इससे दोनों का काम होता रहेगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के अनुसार 29 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था। तो देखिए, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के अनुसार 29 जनवरी 2023 से 8 फरवरी 2023 के बीच में दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर था, ये था आपका पाकिस्तान का लाहौर। और देखिए, इस सूची में दूसरे स्थान पर आपका भारत का मुंबई शहर, और तीसरे पे अफगानिस्तान का काबुल, चौथे पे ताइवान का काओशुंग, और पांचवे पे किर्गिस्तान का बिश्केक शहर था। और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में घाना का अकरा शहर जो है 6वें स्थान पर, पोलैंड का क्राको 7वें पर, कतर का दोहा 8वें पर, और कजाकिस्तान का अस्ताना 9वें पर, और चिली का सेंटियागो 10वें स्थान पर था। देखिए, एक रिसर्च में बताया गया कि जो मुंबई है, ठीक है, तो मुंबई की हवा में 71% से अधिक पार्टिकुलेट मैटर लोड का कारण जो है निर्माण की धूल है। यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं उनमें से जो धूल जो है उड़ता है, तो वो जो है 71% योगदान देता है मुंबई में पॉल्यूशन का, ठीक है। जबकि अन्य स्रोत में कारखाने, बिजली संयंत्र आदि शामिल हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि भारत का जो है, जो मुंबई शहर है, ये वर्तमान में भारत का सबसे पॉल्यूटेड शहर है और दुनिया का दूसरा सबसे पॉल्यूटेड शहर है, यानी कि प्रदूषित शहर है। और पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है, ये जो है अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई थी, इसमें बताया गया कि 29 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में पाकिस्तान का लाहौर शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। देखिए, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जो है बार बार पूछी गई है। देखिए, यहाँ पे आपने देखा होगा, दिल्ली जो कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर हुआ करता था, ये टॉप 10 की लिस्ट से बाहर है। हालांकि प्रदूषित शहरों की सूची में इसको शामिल किया गया दिल्ली को भी, लेकिन दिल्ली जो है ये टॉप 10 की लिस्ट से बाहर है। और देखिए, दूसरा प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष तक $14 अरब समुद्री उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, कोई भी लक्ष्य अगर रखा जाता है भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हो या फिर कोई अन्य लक्ष्य हो, या फिर भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हो, ये सारी चीज़ें अब तक एग्जाम में बहुत पूछी गई हैं। तो यहाँ पे एक और टारगेट आ गया है। भारत ने जो है वर्ष 2025 तक $14 अरब समुद्री उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा है। और देखिए, ये जानकारी मिली है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा। इन्होंने अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का उद्घाटन किया था। और इस शो में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि भारत ने 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समुद्री भोजन लक्ष्य रखा है और 2025 तक ये लक्ष्य हासिल करने की योजना है। देखिए, एक खास बात और आपको साथ में याद रखना है कि 2021-22 में भारत का जो समुद्री खाद्य निर्यात था, ये 7.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, और ये कुल कृषि वस्तुओं के निर्यात का 17% था। ये चीज़ जरूर नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर से सुन लीजिए कि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष था, इसमें जो है भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 7.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। और तीसरा कि 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ, जिसका अभी हाल ही में जो है हमने जिक्र किया था पिछले प्रश्न में। तो देखिए, जो 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो है 2023 का, ये आपका कोलकाता में आयोजित किया गया था। और इसका जो आयोजन है ये 15 से 17 फरवरी 2022 तक किया गया। और इसका आयोजन रहा कोलकाता में बिस्वा बांग्ला मेला प्रांगण, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और सबसे खास बात, जो आपका 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 था, इसका जो आयोजन है ये भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ के द्वारा और साथ में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस पेज पे मैंने ग्राफ बना दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं आराम से। बाकी आपको याद ही हो गया होगा कि कोलकाता में 23वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन
15 से 17 फरवरी के बीच में किया गया था। चौथा प्रश्न की हाल ही में स्टेम, देखिए स्टेम का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है। STEM, ठीक है। हर अक्षर का मतलब है, यस का मतलब हो गया आपका साइंस, टी का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी, ई का मतलब हो गया इंजीनियरिंग और एम का मतलब हो गया मैथमेटिक्स। देखिए अगर कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हैं तो इन चारों विषयों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, ठीक है। और इनसे जुड़े प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो है एक योजना चलाई जा रही है कि जो बच्चियां हैं इनको जो है इस मतलब इन सब्जेक्टों में विशेष रुचि इनको उत्पन्न करके और इनमें रुचि उत्पन्न करने के बाद इनको ट्रेनिंग दी जाए। तो प्रश्न हमारा क्या बनता है कि हाल ही में स्टेम शिक्षा यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ में एक गठबंधन की घोषणा की है? तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। भारत जो है ये अमेरिका से सहयोग लेगा ताकि भारत की जो महिलाएं हैं इनको स्टेम की शिक्षा दी जा सके। देखिए जो स्टेम शिक्षा है इसमें महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन की घोषणा 27 जनवरी 2023 को की गई थी। और देखिए मुकेश अघी जो कि अध्यक्ष हैं यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के, तो इन्होंने जो हाल ही में इस समझौते पर अमेरिका के साथ में हस्ताक्षर किया था। और ये समझौता यार के का भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। कौन सा समझौता? स्टेम शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत ने जो है गठबंधन किया किसके साथ? अमेरिका के साथ में। आज थोड़ा सा मैंने ग्राफ का यूज़ किया है ताकि थोड़ा सा और सरल भाषा में आप इसको याद कर सकें। आप एक काम कर सकते हैं ना, इसको आप इस ग्राफ को आप जो है ऐसे अपने नोटबुक में बना सकते हैं। इससे आपको शार्ट में जो है पता चल जाएगा कि समझौता कब हुआ, किसके साथ में हुआ और किसने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। और ये थोड़ा सा मैं आज स्ट्रेटजिक प्रश्न लेकर आया हूँ, जैसे ये पीसीएस वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मतलब छत्तीसगढ़, बहुत सारे राज्यों का पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा प्रश्नों के बारे में पता चलेगा कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यूपीएससी में भी बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपको दो मिल गए हैं। पहला कथन है कि जो 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? 27 से 31 जनवरी 2023 के मध्य गुजरात के अहमदाबाद में। और दूसरा कथन है कि इसका फोकल थीम था स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा नहीं सही है, ठीक है। तो इसमें अगर देखिए केवल पहला सत्य होगा तो आप केवल मतलब ए पे टिक करेंगे, केवल दूसरा सत्य होगा तो बी पे टिक करेंगे, अगर दोनों कथन सही हैं तो सी पे टिक करेंगे, अगर कोई भी कथन सही नहीं है दोनों में से, ठीक है, तो आप डी पे टिक करेंगे, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों कथन सत्य हों या फिर इनमें से कोई एक सत्य हो या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन एक और दो दोनों सही हैं। यानी कि हम सीधे सीधे याद कर सकते हैं कि 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है ये कब किया गया था? 27 से 31 जनवरी 2023 के मध्य गुजरात के अहमदाबाद शहर में। और जो 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस था इसकी फोकल थीम थी स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। इन दोनों चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। वैसे भी कोई भी आयोजन होता है तो वो कहाँ पे किया गया, कब से कब तक किया गया, उसकी थीम क्या थी, ये तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। छठवां प्रश्न भी हमारा थोड़ा सा बहुत ही मजेदार है। प्रश्न है कि विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? मतलब इनमें से बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें तथ्य सही नहीं है। तो देखिए इसमें से जो कथन डी है वो आपका जो है गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो आइए देखते हैं सही वाले विकल्प में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए जो विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय है, ठीक है, ये संग्रहालय जो है ये केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है स्थापित किया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका ये विश्व का ताड़ के पत्तों का जो पहला पांडुलिपि संग्रहालय है जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है, इस संग्रहालय में भारत की भूमि पर यूरोपीय शक्तियों को पराजित करने वाले एशिया के पहले त्रावणकोर साम्राज्य की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। और देखिए इस संग्रहालय में त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और समझौतों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। सातवां प्रश्न की ब्रांड गार्जियनशिप सूचकांक 2023 में भारतीय सीईओ में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो देखिए ब्रांड गार्जियनशिप सूचकांक 2023 में जो है
मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं। यहाँ पे मैं आपको दो चार्ट दूंगा, ये पहला चार्ट है, ये दूसरा वाला। तो पहले हम दूसरे चार्ट पे फोकस करेंगे। देखिए जो ब्रांड गार्जियनशिप सूचकांक 2023 है, इसमें दुनिया के 5 CEO की सूची में, यानी कि जो सबसे बेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनकी सूची में जो है अमेरिका के जेनसेन हुआंग पहले स्थान पर हैं। ये जो है एक कंपनी है एनवीडिया, तो उसके ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और इस सूची में दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी हैं, तीसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं, चौथे स्थान पर एडब के शांतनु नारायण हैं और गूगल के CEO सुंदर पिचाई इस सूची में 5वें स्थान पर है। ठीक है। और देखिए भारत की अगर बात करें तो भारत में जो ब्रांड गार्जियनशिप सूचकांक 2023 जारी किया गया है, तो इसमें जो भारत के टॉप 5 CEO की सूची तैयार की गई है, इसमें मुकेश अंबानी जो है ये भारत की सूची में पहले स्थान पर हैं और दुनिया की सूची में ये दूसरे स्थान पर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। और देखिए दूसरे स्थान पर भारत में हैं टाटा सन्स के जो है नटराजन चंद्रशेखरन, और तीसरे स्थान पर हैं महिंद्रा ग्रुप के CEO आनंद महिंद्रा, और एयरटेल के CEO सुनील मित्तल इस सूची में चौथे स्थान पर हैं, और भारतीय स्टेट बैंक के CEO दिनेश कुमार खारा जो है ये 5वें स्थान पर हैं इस सूची में। और ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो देखिए मुकेश अंबानी की जो ग्लोबल रैंकिंग है ये दूसरी है सूची में, और टाटा सन्स के नटराजन चंद्रशेखरन की जो है ग्लोबल रैंकिंग 8वीं है, आनंद महिंद्रा की ग्लोबल रैंकिंग 23वीं है, सुनील मित्तल की जो ग्लोबल रैंकिंग है आपकी 26वीं है, और दिनेश कुमार खारा की 48वीं है। तो ये कंपेरेटिव चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 8वां की वार्षिक रिपोर्ट, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चारों कथनों में से देखिए जो आपका कथन डी है ये आपका बिल्कुल जो है सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ना ही याद करेंगे, जो सही कथन है उनको हम जान लेते हैं। देखिए दिसंबर 2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 के संबंध में जो है एक रिपोर्ट जारी की गई, और ये रिपोर्ट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की गई है। और देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की कुल 4,12,432 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, और इसमें कुल 1,53,972 लोगों की मौत हो गई। यानी कि जो ये 4,12,432 एक्सीडेंट हुई उनमें से जो है इन एक्सीडेंट में कुल 1,53,972 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और देखिए वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 8.1% और घायलों की संख्या में जो है 14.8% की कमी आई है। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 की रिपोर्ट में जो है कौन कौन सी बातें कही गई हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट नोट करना है आपको। और 9वां कि भारत निर्वाचन आयोग ने मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है नहीं है। ठीक है, तो देखिए सही कथनों पे हम आ जाते हैं। देखिए इसमें जो कथन 1 है और 2 है ये दोनों सही हैं। यहाँ यानी कि यहाँ पे ये पहला और दूसरा पॉइंट है ये सही है, तीसरा हमको याद ही नहीं करना है। देखिए आपको बता दें कि त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर मतदान 16 फरवरी 2023 को होगा, और मेघालय और नागालैंड में जो है दोनों राज्यों में जो 60 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर 27 फरवरी 2023 को मतदान होगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फरवरी महीना जो आपका चल रहा है, तो फरवरी महीने में जो है 3 राज्यों में चुनाव होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कभी भी भारत में अगर चुनाव होता है, किस महीने में किस राज्य में चुनाव हुआ, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और चुनाव का जब रिजल्ट आ जाता है तो उसमें ये पूछा जाता है कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी, कितनी विधानसभा सीटें थीं, कौन मुख्यमंत्री बना। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिलहाल अभी याद रखिए कि त्रिपुरा की विधानसभा में 60 सीटें हैं और 60 सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होगा। ठीक है, और मेघालय और नागालैंड में भी जो है 60 विधानसभा क्षेत्र हैं, और इन 60 विधानसभा क्षेत्रों में जो है दोनों राज्यों के 27 फरवरी को जो है मतदान होगा। इसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनी है। ठीक है, 10वां की इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए इसमें जो चौथा तथ्य है ये बिल्कुल आपका सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आपका इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन है, नाम से ही पता चल रहा है ये मध्य प्रदेश सरकार का जो है एक शिखर सम्मेलन था, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा
मध्य प्रदेश में जो है निवेश को आकर्षित करने के लिए आयोजित किया गया था। तो इसमें अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम का कोई काम नहीं है, तो इसलिए ये विकल्प गलत है। बाकी सही विकल्प पे हम फोकस कर लेते हैं। देखिए बता दें आपको कि जो आपका मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 था, ये आपका 11 से 12 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। और ये वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की थीम थी मध्य प्रदेश द फ्यूचर रीडर स्टेट, और इस सम्मेलन का राष्ट्रीय पार्टनर था भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और 11वां प्रश्न है कि 7 से 9 फरवरी 2023 के मध्य G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो देखिए 7 से 9 फरवरी 2023 के मध्य G20 पर्यटन कार्य समूह की जो पहली बैठक है, ये गुजरात के कच्छ के रण में आयोजित हुई थी। तो इसका भी देखिए मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपका G20 पर्यटन कार्य समूह का जो पहला बैठक है 2023 में, ये 7 से 9 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। और जो भारत है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इसका उद्देश्य क्या था। देखिए इस G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक का उद्देश्य था निवेश के साथ साथ भारतीय पर्यटन और अतिथि क्षेत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित करना, साथ में पर्यटन अवसंरचना, प्रौद्योगिकी कौशल विकास और स्टार्टअप, इन सभी को जो है बढ़ावा देना। और सबसे खास बात इसका जो आयोजन है यानी कि G20 पर्यटन कार्य समूह की जो पहली बैठक थी, इसका आयोजन जो है गुजरात के धोरडो कच्छ के रण में किया गया था। और एक खास बात और, इस बैठक में चर्चा का विषय था हरित पर्यटन, डिजिटलाइजेशन, कौशल विकास और पर्यटन से संबंधित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा गंतव्य से संबंधित प्रबंधन के विषय। 12वां की महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता और का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन कब मनाया जाता है। तो देखिए तिथि आपकी 6 फरवरी है। याद रखिएगा 6 फरवरी को हमने महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था। और इस दिन की स्थापना 2003 में की गई थी। 2003 में 6 फरवरी को अफ्रीका में महिला जननांग विकृति के खिलाफ अभियान को आधिकारिक तौर पर जो है जीरो टॉलरेंस टू FGM यानी कि फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन जो है घोषित करने के बाद की गई थी। यानी कि 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और हर साल 6 फरवरी को हम महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। देखिए एक चीज़ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों ने 8 सब्सक्राइबर 10 सब्सक्राइबर मतलब पूरे घर का जितना भी यूट्यूब चैनल है, सब चैनलों पे जाके जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो देखिए आप भी थोड़ा सा सहयोग कीजिए, थोड़ा सा मतलब जो फंड वगैरह उसको ट्रांसफ़र आप कर ही रहे हैं। देखिए जीवन यापन के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी जॉब मिले, आप भी जो है अच्छी इनकम जनरेट करें, अच्छी लाइफ जिए, ठीक है। तो आपका भी भला हो और मेरा भी काम चलता रहे, इसलिए जो है थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग करते रहिए। जो मैंने आपको अपना UPI नंबर बताया है 9305064646, ठीक है। और लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा फिर से अकाउंट नंबर और आपको अपना UPI नंबर, ठीक है। तो उस पर आप ट्रांसफ़र करते रहिए और सहयोग करते रहिए ताकि ये चैनल ऐसे रन करते रहे और ये चैनल कभी बंद ना हो। देखिए ये सहयोग तब तक मैं आपसे लूँगा जब तक मेरा चैनल ग्रो नहीं कर जाता है, ठीक है। जब चैनल ग्रो हो जाएगा, अच्छी खासी इनकम आने लगेगी, तब आपके सहयोग की ज़रूरत नहीं होगी। तब आप लोग ऐसे ही पुराने मतलब जैसे पुराने चैनल पर पढ़ते थे फ्री में, तो ऐसे आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आर्थिक सहयोग करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। मतलब घर में जितने भी लोग हैं सबके मोबाइल में चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जो भी मिले उसे सब्सक्राइब कराइए। बताइए कि कोई बहुत मेहनत से पढ़ा रहा है, बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा है और वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो आज देखते हैं कितने लोग मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करा के सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़वाते हैं। तो आइए अपने टॉपिक पे हम आते हैं। देखिए 13वां प्रश्न है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने किन दो राज्यों के बीच में सिंकू ला सुरंग टनल के निर्माण को मंजूरी दी। तो देखिए जो सिंकू ला सुरंग है, ठीक है, ये बनेगा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में। याद रखिएगा सिंकू ला सुरंग का निर्माण भारत सरकार करेगी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश दो राज्यों के बीच में। देखिए जो सिंकू ला सुरंग है, ये जो है सिंगोला के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दरअसल ये एक दर्रा है, ठीक है। तो सिंकुला या सिंगोला हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है।
यानी कि ऐसे ऐसे, ठीक है, एक पहाड़ी इलाका, ये एक पहाड़ हो गया, दूसरा पहाड़ हो गया, तो ऐसे बीच में रास्ते होते हैं तो उसको दर्रा वगैरह बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे ऐसे घूम के जा रहे हैं, मतलब मान के चलिए एक पहाड़ ये है, एक पहाड़ ये है, तो अगर आप क्या करेंगे, ऐसे गोल गोल यहाँ से चक्कर काटेंगे, फिर गोल गोल घूम के यहाँ पहुँचेंगे, तो आपको लंबा दूरी तय करना पड़ेगा। उससे बढ़िया क्या है कि हम ये पहाड़ है, ठीक है, तो अगर इसके बीच में सुराख करके ऐसे रास्ता बना दें यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक टनल यानी कि एक सुरंग हो जाएगी, और यहाँ से सीधे आप बिना गोल गोल घूमे यहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो आपका समय बच जाता है। तो इसीलिए जो है सरकार फोकस कर रही है टनल के निर्माण पर, यानी कि दर्रों के निर्माण पर। तो सिंकुला सुरंग यानी कि जो सिंकुला टनल है, ये कहाँ पे किया जाएगा, ये किया जाएगा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में, यह रखेगा। और जो आपको मैंने बताया कि सिंकुला जो आपका पहाड़ी दर्रा है, ये जो है 5,091 मीटर की ऊंचाई पर है। और 2020 में भारत सरकार ने कहा था कि इस दर्रे में 13.5 किलोमीटर सुरंग बनाने की जो है योजना बनाई गई है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में इस सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी थी कि जो है कि इसका निर्माण किया जाए, और ये सुरंग जो है जास्कर घाटी की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगी, और ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच की यात्रा के समय को भी कम कर देगी। कैसे करेगी, मैंने बताया टनल के माध्यम से, ठीक है। 14वां की हाल ही में किस संस्था ने गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो देखिए यूरोपीय संघ ने कहा है कि ये गैस और डीजल कारों की बिक्री पर जो है प्रतिबंध लगाएगी। कब तक लगाएगी? 2035 तक। देखिए पूरा न्यूज़ क्या है इसको डिटेल में हम जानते हैं। देखिए यूरोपीय संघ ने अभी हाल ही में उत्सर्जन यानी कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक कानून पारित किया है, और इस कानून के तहत आयोग ने 2035 तक डीजल और गैस कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यानी कि 2035 तक डीजल और गैस से चलने वाली यानी सीएनजी से चलने वाली कारों की बिक्री जो है ये प्रतिबंधित हो जाएगी। और एक खास बात और, केवल यूरोपीय संघ में बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है लेकिन वो कारें चल नहीं पाएंगी यूरोपीय देशों में। निर्माता क्या करेंगे, ये अभी कार बना सकते हैं, उन्हें दूसरे देशों में कार बेचने का अधिकार है, और तभी होगा, हालांकि उत्पादन लागत में वृद्धि कर दी जाएगी, ठीक है। 15वां की कौन सा शहर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का मेजबान था? तो देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का मेजबान दुबई था, और दुबई में इसका आयोजन 13 से 15 फरवरी 2023 तक किया गया था। इसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। देखिए एक खास बात और है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 था, तो ये जो है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हर साल आयोजित किया जाता है। यानी कि हर साल विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ पे होता है? दुबई में होता है। और इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी, यानी कि जो पहला विश्व सरकार शिखर सम्मेलन था यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट थी, ये 2013 में आयोजित की गई थी, और तब से हर साल इसका आयोजन हो रहा है। और आपको बता दें कि इस बार जो आपका ये शिखर सम्मेलन था वो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, तो इसमें 100 देशों के लगभग 4,000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यहाँ पे सबसे खास इंपॉर्टेंट बात है कि दुबई में इसका आयोजन होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का। इस बार का जो आयोजन है ये 13 से 15 फरवरी तक हुआ था, जिसमें शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट जो है इसकी थीम थी। 16वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य ने 2023-24 के बजट में कुल 19,000 करोड़ रुपए के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की है? तो देखिए राजस्थान की सरकार ने 2023-24 के बजट में जो है 19,000 करोड़ रुपए की महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की है, और इस पैकेज से जो है जनता को क्या लाभ होगा ये जानते हैं। देखिए जो राजस्थान के मुख्यमंत्री इनका नाम है अशोक गहलोत, इन्होंने 2023-24 के राज्य के बजट में 19,000 करोड़ रुपए के मुद्रास्फीति राहत पैकेज की घोषणा की है। और देखिए इस पैकेज का मकसद जनता को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाना है। और देखिए इस पैकेज में गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त भोजन की पैकेट उपलब्ध कराने की योजना है, और इसी पैसे में जो है कुछ पैसा निकाल कर उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देगी जो है राजस्थान की सरकार। यानी कि राजस्थान में अब आपको रसोई गैस 500 रुपये में मिलेगा। और एक खास बात और, घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। और 17वां प्रश्न की हाल ही में खबरों में रहा भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए राजस्थान में स्थित है भरतपुर पक्षी अभयारण्य। देखिए राजस्थान राज्य वन विभाग ने भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में लोकप्रिय विश्व विरासत स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया है। देखिए चिड़ियाघर में क्या होगा कि चिड़ियाघर में पक्षियों को कैद करके पिंजरों में रखा जाता है, उसको चिड़ियाघर बोलते हैं। और
पक्षियों को ही नहीं, वहाँ पे जानवरों को भी रखा जाता है। तो थोड़ा सा मैं पीछे वाले टॉपिक पे आ जाता हूँ। देखिए पक्षी अभयारण्य में क्या होता है, खुला तालाब है, वहाँ पे विदेशी पक्षी उड़कर आ रहे हैं। जैसे देखिए इलाहाबाद में जब मैं था तो मैंने देखा संगम में जो है जनवरी के महीने में जो साइबेरियन पक्षी हैं, साइबेरिया मतलब रूस में स्थित है साइबेरिया, तो रसिया से उड़कर साइबेरियन पक्षी जो है वहाँ पे जो है इंजॉय करने आते थे, पिकनिक मनाने, ठीक है। और वहाँ पे आप जब भी नाव पे बैठेंगे ऐसे हाथ में जो है कुछ भूजा वगैरह लेके बैठेंगे तो पक्षी आएंगे आपके हाथ से भूजा लेके उड़ जाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ ऐसे ही वाइट वाइट पक्षी होते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तो पक्षी अभयारण्य में ये क्या होता है कि मतलब एक ओपन स्पेस होता है पक्षियों के लिए। लेकिन जो आपका चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर में विभिन्न पशु पक्षियों को, जानवरों को रखा जाता है पिंजरे में। उनको जो है मतलब एक तरीके से फीडिंग वगैरह कराया जाता है लोगों के द्वारा। यानी कि जो मांस का टुकड़ा है, ये शेर शेर को जो है, देखिए शेर मांस ही खाता है, घास तो खाएगा नहीं। तो शेर को पिंजरे में रखा जाएगा, वहाँ पे इसको जो है नेचुरल तरीके से नहीं, एक तरीके से कहा जाए उसको बकरी का मीट उपलब्ध कराया जाएगा वहाँ के कर्मचारी के द्वारा। तो ऐसे कुछ सिस्टम बना है कि लोग जो है उसको एक तरीके से कहा जाए पालते हैं और लोगों के लिए दिखाने के लिए रखते हैं, प्रदर्शन के लिए कि भाई देखो हमारे चिड़ियाघर में क्या है, शेर है, जिराफ है, भालू है, बंदर है, चिंपांजी है, जो भी है। 18वां कि हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अपनाया। तो देखिए भारत ने जो है आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ मिलकर जो है डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अपनाया है। देखिए भारत के साथ तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक का एक आभासी मंच अभी हाल ही में आयोजित किया गया था और भारत और फिलीपींस ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी और भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को अपनाया था। इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए अभी मैं क्वेश्चन अपडेट नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की संख्या 18 थी आज, कल 25 थी और कल भी लगभग 18 से 20 रहेगी, क्योंकि जो छोटे प्रश्न हैं उनको मैं कवर कर दूंगा। बाकी आप लोग जो अपना प्रेम दिखा रहे हैं वो दिखाते रहिए, डोनेशन करते रहिए। ये मेरा अकाउंट नंबर है और ये एफ कोड है और यूपीआई नंबर मेरा सबके पास पहुँच ही गया होगा 9305006464, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे जब जैसे आप लोगों को मेरी ज़रूरत है वैसे मुझे आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको करते रहिए, धन्यवाद।